वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिया.com। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉप 25 क्वेश्चन जनरल हिंदी का, जो कि आपके लिए होगा बीपीएससी और यूपीपीएससी ए के लिए होगा। और ये जो है पार्ट 1 होगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और जो भी आपके डाउट्स हैं या जो आप क्वेरी चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं उसके लिए कमेंट जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आगे चलने से पहले जिन्होंने तक फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर लें, पेज को लाइक कर लें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करें, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे भी। सभी के लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे कोई भी अपडेट अगर मैं करता हूँ तो आपके पास जाता रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक रफ पेज जैसा मैं रखा हूँ और इसमें आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि आप अगर बात करते हो हिंदी का तो खास करके यूपीपीएससी में ये बहुत ही वाइटल हो जाता है। ठीक है, यूपीपीएससी ए में आपके जो ये हैं 25 क्वेश्चन होंगे, तो इसीलिए मैंने 25 क्वेश्चन लिए हैं और जो ईच होगा आपका 3 मार्क्स का होगा, तो 75 मार्क्स का ये होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद बीपीएससी ए में देख सकते हैं कि बहुत सारे वैकेंसियाँ आए हुए हैं और सब में उसमें हिंदी पूछता है बीपीएससी ए में। लेकिन वहाँ पे क्या है कि वहाँ जो है क्वेश्चन का अभी तक तो पता नहीं, क्योंकि 1 घंटे का है, तो वहाँ पे आपके 100 मार्क्स के ये होंगे आपके। ठीक है, तो बीपीएससी ए में भी इम्पोर्टेंट होगा और यूपीपीएससी में ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन, इस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द है। ठीक है, तो मैंने आज ये क्वेश्चन पेपर की तरह से लाए हैं और अगले बार जैसे आप लोग को जो डाउट होगा, जो थ्योरी चाहिए थ्योरी भी, और मैं बहुत सारे थ्योरी का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो मैं बताते रहूँगा कि कौन कौन सा वीडियो अपलोड हो चुका है, वो आप देख सकते हैं। तो इसका है हिरन का समानार्थी शब्द पूछा जा रहा है। तो आपका ये हिरन है, इसका समानार्थी शब्द पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए होंगे, तो मैं ऑप्शन पढ़ूंगा नहीं, डायरेक्ट आंसर करूंगा। तो ये जो है इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, हिरन का। हिरन का आपका होता है, सबसे पहले समझना होगा कि हिरन का अगर समानार्थी शब्द अगर आपको नहीं पता है तो शायद आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो हिरन का समानार्थी शब्द जो कुछ होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। सॉरी, सुरभि होता है, ये सुरभि हो गया, कुरंगम हो गया, जो कि आपके यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। लेकिन कुछ और मैं प्रॉमिस किया था कि कुछ और थ्योरी भी इसमें बताऊंगा, तो साथ साथ में बताते चलता हूँ। इसके बाद मृगा भी होता है, इसका मृग होता है। ठीक है, तो उसके बाद सारग होता है, ये होता है हिरन का। अब तरंग का तो आपको पता है, तरंग किसका होता है, जैसे कि तरंग लहर। ठीक है, लहर हो गया आपका। अगर नंदन की बात करते हैं तो नंदन क्या होता है, पुत्र का, या आपके किसका हो सकता है, ये हाँ पुत्र का ही हो सकता है। अम्बुद किसका होगा, मेघ का, बादल का। ये क्या है, मेघ हो गया आपका, बादल हो गया। तो ये इसके समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द का मतलब होता है समान अर्थ वाले। ठीक है, जिनके एक बराबर के अर्थ हों, यानी कि विलोम नहीं होगा, समानार्थक शब्द होगा, यानी कि आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स नहीं। निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। अब बहुत विशेषण होते हैं, तो इसमें से पूछा गया है कि ये कौन से, निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। देखो, तो संख्यावाचक विशेषण आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं टोटल, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। एक होता है निश्चित, जो नहीं जानते हैं वो जान जाए। सॉरी फ्रेंड्स, हिंदी का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लिखने में, इस पे। निश्चित हो गया आपका, निश्चित संख्यावाचक। एक होता है अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक। एक होता है परिमाण बोधक, परिमाण बोधक। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपके ऑप्शन में दिए हुए होंगे। तो संख्यावाचक विशेषण पूछ रहा है आपके, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपके कुछ ऐसा गरीब सफेद। तो जो संख्यावाचक इसमें से है वो आपका है कुछ। कुछ जो है आपका संख्यावाचक है। परिमाण बोधक संख्यावाचक होता है, जैसे परिमाण बोधक क्यों हुआ ना, वही संख्यावाचक है। तो ये आपका ये है। ठीक है, थर्ड देखते हैं, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है। ठीक है, हम लोग स्वर वर्णमाला भी पढ़े होंगे आप लोग, उसमें क्या है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है, जीव के भाग के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। देखो यहाँ पे आएगा नहीं, नहीं आएगा यहाँ पे लिखा गया है। अब ऑप्शन आपके इस प्रकार से दिए गए हैं।
तो जीभ की अगर हम बात करते हैं तो जीभ के द्वारा जो किया जाता है वो होता है अग्र स्वर, मध्य स्वर या पश्च स्वर। ठीक है, ये तीनों जो है आपके जीभ के द्वारा किए जाते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि अंतर्गत नहीं आएगा, निम्नलिखित में कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये होता है आपका विव्रत, अगर इसका आंसर करना है विव्रत स्वर होता है। तो विव्रत स्वर क्या होता है, जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुल जाता है। ठीक है, विव्रत स्वर में क्या होता है कि अगर हम उच्चारण करते हैं विव्रत स्वर का तो इसमें आपके मुंह जो है वो मुंह का जो द्वार है वो पूरा खुलता है। तो ये तो आपका जीभ से नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको विव्रत स्वर है। और जो इसका जो क्वेश्चन पूछता है उसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होगा डी ऑप्शन होगा। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हम किसी अक्षर या शब्द पर विशेष अगर हम बल को जब देते हैं तो किस चीज का प्रयोग करते हैं, किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इकहरा उद्धरण, दोहरा उद्धरण, विवरण चिन्ह या विस्मरण चिन्ह। तो ऐसे अगर आपसे पूछे जाते हैं एग्जामों में तो ये है आपका इकहरा उद्धरण चिन्ह का अगर अक्षर आपको करता है तो आपका इकहरा ऑप्शन होगा जो राइट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग फ्रेंड। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। अब बोल रहा है कि अर्थ के अनुसार, बहुत के अनुसार क्रिया विशेषण को डिवाइड किए गए हैं, तो उसमें से भी एक पूछा गया है अर्थ के अकॉर्डिंग क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अर्थ का, तो अर्थ के अकॉर्डिंग आपके क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं। 4 जो है, सबसे पहला जो है आपका क्या है, स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, दूसरा हो गया आपका कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा हो गया आपका परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा जो हो गया आपका रीतिवाचक। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये होते हैं 4 प्रकार के, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। यहाँ पे देखो आपके बहुत सारे एग्जामों में बीपीएससी यूपीएससी है, बहुत सारे जो भी हिंदी के एग्जाम लेते हैं उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शुद्ध वर्तनी वाला आपसे पूछा जाता है कि सही कौन सा है। तो आपके दिए गए हैं उत्तरदायी, ऐसा दिया गया है, उत्तरदायी ऐसे करके दिया गया है, यहाँ पे र नहीं है। तो देख सकते हो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज में आ जाते हैं। ठीक है, ये तो नहीं होगा, दाई नहीं होता है, ये इसमें य का लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो में र नहीं है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा आप समझ के होंगे कौन सा होगा, वो आपका सेकंड वाला होगा, उत्तरदायी, ए वाला। 7वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7वां नंबर क्या है, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान अस्थाई तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में, यानी कि क्या बोल रहा है कि संस्कृत से जब हिंदी में हम लोग जाते हैं मूल शब्द को लेके, तो वर्तमान से लेके यानी कि जो अभी है, अस्थाई यानी कि वर्तमान अस्थाई तद्भव रूप तक पहुंचने के लिए, यानी कि जाने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे पहुंचने के लिए मध्य में संस्कृत के अशुद्धि टूटे फूटे, यानी कि जो बीच में जो संस्कृत के जो टूटे फूटे जो वर्ड जो यूज होते हैं, प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो आप तो समझ गए होंगे ऐसे ही। तो ये हो गया आपका अर्ध तत्सम, यानी कि बीच में जाने, बीच में पूछ रहा है तो बीच में है आपका अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम हम लोग उसको बोलते हैं जो बीच में प्रयुक्त होता है। ठीक है, संस्कृत भाषा का आपको पता है, संस्कृत से अगर हम लोग उलट देते हैं तो उसमें तत्सम होता है, तत्भव देशज विदेशज हम बता चुके हैं। और तत्सम तस्भव का मैंने वीडियो एक बना भी चुका हूं, और मैं आपको उसमें बता देता हूं कि उसमें मैंने तत्सम और तस्भव कैसे हम लोग छांटेंगे, कैसे पहचानेंगे, वो सब चीज डिस्कस कर चुका हूं। तो काफी सारा हिंदी का वीडियो ऑलरेडी भी होगा अपलोड, तो आपको उसका क्या करना है कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कुछ बीपीएससी के समय में बनाए गए थे, प्री के समय में या मेंस के समय में, तो वहां से आपको मिल जाएंगे, तो वो आप लोग देख लेंगे, थोड़ा हेल्प हो जाएगा इसमें। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अब पूछ रहा है इसमें से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है, तो ये 8वां का आंसर होगा। भाषा जो शब्द है वो आपका कौन है, स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सब आपके पुल्लिंग है। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। देखो संज्ञा के आपके ऐसे सुने होंगे बहुत सारे भेद होते हैं, तो यहाँ पे वो नहीं पूछकर यहाँ पे क्या पूछा आपका, व्युत्पत्ति के अनुसार होता है।
व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा का शब्द आपसे पूछ रहा है, संज्ञा के भेद आपसे पूछ रहे हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर किया जाए तो आपके 3 होते हैं, ठीक है, जो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग शायद जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो अगर नोट करना चाहते हैं तो लिख लीजिए। यहाँ पे होता है एक रूढ़, ठीक है, रूढ़ संज्ञा। दूसरा होता है आपका यौगिक संज्ञा, और तीसरा होता है योगलूढ़, ठीक है। ये आपके तीनों होते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के भेद। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से पूछ रहा है कि 4 विकल्प हैं आपके पास, उस विकल्प में से सही विकल्प को चूज करें जो कि सर्वनाम का भेद का सही विकल्प है, ठीक है। ये सब तो सर्वनाम ही है, लेकिन इनके सही भेद क्या है। जैसे कि आप क्वेश्चन देखेंगे क्या है, जिसको हमने बुलाया था वह आया है। जिसको, यहीं से आप लोग पहचान सकते हैं कौन सा सर्वनाम होगा ये, जिसको हमने बुलाया था वह आया है। अगर सर्वनाम को पहचानने का अगर जानते होंगे तो आप लोग इसको गेस कर चुके होंगे। तो ये जो है आपका संबंधवाचक है। क्या है ऑप्शन बी, जो ऑप्शन आपका ये राइट होगा, ये होगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं किसी दूसरे से संबंध किया जा रहा है स्थापित, कि जिसको हमने बुलाया था वही आया है। तो एक से दूसरे में संबंध यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये हो गया आपका संबंधवाचक। और संबंधवाचक को पहचानना है तो उसको कैसे पहचानेंगे, उसमें अगर आपका जो, ठीक है, जो हो गया, सो हो गया, जो या जिसने हो गया, जिसने या जिसको, अगर ये सब रहे तो आप पहचान जाओगे कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो ये हो गया आपका 10वां का राइट आंसर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद से सही विकल्प हो। यानी कि इसमें से सही विकल्प आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसीलिए कक्षा में प्रथम आई। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे कि सही आपके पक्ष को चूज करना है। तो ये ऑप्शन है अभ्यासोदक, नित्याद्योतक, प्रगति घोतक या पूर्णता घोतक पक्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अव्यघोतक। ये जो पहला जो है अभ्यास घोतक, क्या है यहाँ पे अभ्यास घोतक। तो क्या करें, दीपा लगातार पढ़ाई करती है, यानी कि लगातार वो अभ्यास कर रही है, पढ़ाई कर रही है, मेहनत कर रही है, इसीलिए कक्षा में प्रथम आई। तो यहाँ पे हो गया ये अभ्यास द्योतक पक्ष, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही होगा। 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य चाहिए, यानी कि चिन्ह कीजिए या चाहिए, यहाँ पे एक सेमी हो गया है। तो कर्ता का तो आप लोग को एक होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, सप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है, अरे अहो, इसे भी पहचान पाएंगे। नहीं तो अगर आपको पार्टिकुलर अगर भेद आपके याद हैं, कर्ता कारक क्या होता है, कर्म कारक क्या होता है, करण कारक क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग पे भी पहचान पाएंगे। तो यहाँ पे जो वाक्य है उसमें से आप देख सकते हैं मोहन को जाना है, ये आपका कर्ता कारक है। लेकिन सब में देखेंगे कि ये आपका सेम है, लेकिन नहीं, यहाँ पे किसको जाना है, ने जाना है। यहाँ पर अगर रहता मोहन ने जाना है तब भी ये आपका कर्ता कारक ही होता। यहाँ पे मोहन को ही जाना है, इसलिए आपका भी ये कर्ता कारक है। बाकी सब आपके क्या है, कर्म कारक। जुगुप्सा अस्थायी भाव से किस रस से संबंधित है। देखो अब ये जो यूपीपीएससी के जो पेपर जो होते हैं उसमें 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका अलंकार, यूपीपीएससी में तो नहीं पूछते हैं, और एक है आपका रस। ये 2 से क्वेश्चन आपके पूछेंगे ही पूछेंगे एग्जाम में। तो ये दोनों जरूर पूरा का पूरा जो भी इसके भेद हैं सब पढ़ कर जाएंगे। यहाँ पे है तो 30 नंबर हम लोग देखते हैं क्या पूछा जा रहा है आपसे, जुगुप्सा अस्थायी भाव से किस रस से संबंधित है। तो ये है आपका विभक्त रस से। क्या है, विभत्स। यहाँ पे गलत हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा विभत्स, विभत्स रस से संबंधित है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे। तो ये अगर मैं आपको इसका डिटेल बता दूं तो जब किसी दृश्य को देखकर, समझ गए, या याद करके मन में जुगुप्सा या घृणा का भाव हो, ठीक है,
अगर घृणा का भाव हो या जुगुप्सा का भाव हो, तो वैसे अगर रस के बारे में अगर पूछा जाता है तो वो रस होता है विभत्स रस। ठीक है, क्या होता है? विभत्स रस। तो आपका ऑप्शन 3 सही होगा। राज दरबार में से कौन सा समास है? समास में क्या मैं वीडियो भी ऑलरेडी बना चुका हूँ पूरा डिटेल में, वो भी वीडियो आपके होंगे चैनल पे, आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं ट्राई करूंगा कि लिंक दे दूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो राज दरबार का अगर आप लोग करते हैं तो क्या होता है? राज प्लस दरबार। ठीक है, क्या होता है? राज प्लस दरबार। तो ये आपका संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है, एक दूसरे से संबंध है, तो ये संबंध तत्पुरुष समास है। यहाँ पे तो संबंध नहीं दिया गया है, तो केवल वो समास दिया गया है, तो आपके तत्पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, क्या है? संबंध तत्पुरुष समास, इसलिए तत्पुरुष समास हो जाएंगे। राज प्लस दरबार यानी कि राजा का दरबार, अर्थात राजा का दरबार। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विपत प्लस जाल, विप जाल में कौन सा संधि है? संधि का भी मैंने वीडियो बना चुका हूं, वो भी आपको मिल जाएगा चैनल पे, देख सकते हैं। तो विपत प्लस जाल, या आपको जो भी चीजें के मैं और बता देता हूं कि जो भी आपके जो थ्योरी में चाहिए हिंदी से रिलेटेड, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसका थ्योरी हिंदी में खास करके प्रॉब्लम होती है, वो आप डिटेल में बता दें, तो मैं जरूर उसको कोशिश करूंगा बनाने का। विपत प्लस जाल, विप जाल में कौन सा संधि है? तो ये कौन सा संधि होगा आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। ये आपका है व्यंजन संधि। ठीक है, कौन सा संधि है यहाँ में? व्यंजन संधि। ऑप्शन बी आपका सही है। आगे देखते हैं। जो वाक्य सरल कहलाते हैं जिनमें, अगर सरल वाक्य है जिनमें कि क्या होता है, यहाँ पे आपके इसके आगे आपको खुद से इसमें से लगाना है कि जो वाक्य यानी कि सरल वाक्य को क्या कौन सा वाक्य होता है? तो सरल वाक्य हम लोग क्या जानते हैं? जिसमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। तो ये ऑप्शन हम लोग खोजेंगे, कहाँ पे है वो? तो 3 नंबर पर आपको मिल जाएगा। एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, तो वो वाक्य होता है सरल वाक्य होता है। ठीक है, अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर समझना है तो जिसमें एक ही क्रिया हो एवं एक ही कर्ता हो, उसको भी हम लोग बोलते हैं ना। तो जैसे कि राम खाता है, जैसे सीता दौड़ती है, ऐसे करके। तो इसमें क्या है? आपका एक ही है क्या? उद्देश्य है और एक ही विधेय, एक ही क्रिया है और एक ही कर्ता है। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। यानी कि ये आपका हुआ अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा जाए? जो थोड़ा जानता है, जो थोड़ा जानता है अवज्ञ होगा, अल्प हो गया, अल्पज्ञ हो गया, सर्वज्ञ हो गया। तो थोड़ा जानता है मैंने आपको बता चुका हूं कि इसका एक बार बहुत पहले भी प्रैक्टिस में, तो अल्पज्ञ होगा। ये आपका राइट आंसर होगा 3rd नंबर। अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। ये अंश और ये अंश शब्द का आपको क्या बताना है? सही अर्थ बताना है। तो ये अंश का क्या होगा सही अर्थ? आप लोग अगर जानते हो तो देखो, ये अंश जो है क्या होता है? हिस्सा होता है। क्या होता है? हिस्सा। देखो कहीं पे है, हाँ हिस्सा है। और ये अंश, ठीक है, ये अंश यहाँ पे कंघा लिख दिया गया है, गलत है, ये कंधा होगा, कंघा। तो ये आपके हो गए। ठीक है, 18 नंबर के दूसरा आंसर। अब है हम लोग देखते हैं 19, आकर्षण का विलोम क्या होगा? आकर्षण शब्द का विलोम शब्द पूछा यानी कि उल्टा शब्द। तो कर्षण, विकर्षण, घर्षण, अपमान, तो नहीं। आकर्षण की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये होगा विकर्षण। ठीक है, विकर्षण होगा आपका दूसरा। घर्षण मतलब समझते होंगे, यहाँ पे पीसना या घीसना घर्षण होता है। अपमान का अगर हम उल्टा करते हैं तो सम्मान होता है। विलोम अगर इसका करते हैं तो सम्मान होता है। आगे देखते हैं 20 नंबर। पुलिस ने मेहमानों में से ही एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का, यहाँ पे आपका ब्लैंक है, इसमें फिल करना है। यहाँ होगा का, यहाँ चोरी का लगाया। उपयुक्त का चयन करें। आपके ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ही ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में भरने हैं। तो यहाँ पे सही क्या होगा? दोषारोपण नहीं हो सकता, दोष नहीं हो सकता है। अभियोग क्या होता है? यहाँ पे क्या कर रहा है? पकड़ा उसे और उस पर क्या लगाया, यानी कि जो चलाते हैं हम लोग, जो कोर्ट कचहरी का जो होता है उस पर अभियोग बोलते हैं उसको, तो वो होता है अभियोग लगाया। ठीक है, आरोप। वचन से फिरने के लिए उचित मुहावरा चुने। ठीक है, वचन से फिरने के लिए उचित मुहावरा चुने।
यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है। कितना नंबर क्वेश्चन है? 21। वचन से फिरना, हाँ ठीक है, ये रहेगा आपका अंदर में। वचन से फिरने के लिए आपको उचित मुहावरा चुनना है। तो इसका सही मुहावरा का अर्थ क्या होगा? अगर कोई वचन देता है उसमें से अगर वो पलटी मार दिया तो इसका क्या होगा? इसमें यहाँ पे हो जाएगा थूक कर चाटना। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम तलवे चाटने का करते हैं तो तलवे चाटने का क्या होता है? खुशामद करना, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। ये क्या होगा? ये खुशामद करना। आगे देखते हैं 22 नंबर। जहां वाक्य गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार टूट गया हो, ठीक है, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जहां वाक्य गति जो हो गया वो क्या हो गया? अंतिम रूप लेता है, और जो तार जो है टूट गया, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक, अल्पविराम, उद्धरण या पूर्ण विराम का। तो वहां पे जो होता है वो पूर्ण विराम का किया जाता है। पूर्ण विराम आप लोग को इस तरह से रखते हैं, तो ये पूर्ण विराम ऑप्शन का यूज किया जाता है। 23 में देखते हैं, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? जैसे मैं आपको बताया था कि रस और अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यहीं से पूछा गया है कि प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? अगर आप हर एक अलंकार को पढ़े होंगे तो उसमें से आपके ऑप्शन इस प्रकार: अनुमान अलंकार, एकावली अलंकार, परिकर अलंकार, कर्णमाला अलंकार। तो ये है क्या? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, तो अनुमान अलंकार इसमें आएगा। ये आपके ऑप्शन जो ए है। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग क्या होता है कि हर एक वर्ड के पहले में आता है। जैसे कोई भी शब्द है उसके स्टार्टिंग में आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका स्टार्टिंग में क्या है? दूर। तो यहाँ पे उपसर्ग क्या होगा इसमें? और प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो जो दूर ऑप्शन जो होगा वो आपका सही ऑप्शन होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ गलत है, इस तरह से होगा दूर। ठीक है, ये गलत हो गया है, यहाँ पे ये नहीं होके यहाँ पे होता है ऐसे, लेकिन ये होगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन थर्ड सही है। आगे देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुंह छोटा हो जाना, अपमानित होना, शर्मिंदा होना, अचंभित होना। नहीं, तो ये होता है अपमानित होना। तो इस प्रकार आपके 25 क्वेश्चन थे। बाकी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया बीच बीच में। तो थैंक्स। वीडियो को आप लोग लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और रेगुलर रहें। और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव ए ग्रेट डे।